अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत से हैं? घर पे सब ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ और सब खैरियत है। अच्छा, मैंने डेंटल कोडिंग का जो फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था तो उसमें मुझे काफ़ी डीएम आए, तो मैंने कहा चले मैं आज उन्हीं डीएम को मैं वन बाय वन हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं और मैं आपको बताती हूँ जो आप लोगों के क्वेरीज़ आई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने पूछा है तो वो सैलरीज़ का पूछा है कि डेंटल कोडर की सैलरी में क्या है, क्या रेंज है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह सकती कि 3000 है, 4000 है, 5000 है। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ। उसकी वजह ये है कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, क्लिनिक टू क्लिनिक, इंश्योरेंस कंपनीज टू इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब कुछ वेरी करता है। ठीक है, लेकिन एवरेज मैं आपको रेंज बताती हूँ बिगनर्स के लिए, तो वो 3000 से लेकर 6000 तक आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, 3000 से लेकर 6000 की रेंज तक डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ पर जॉब लगती है। ठीक है, अब जो है फिर उसके बाद आप लोगों ने पूछा कि डिपार्टमेंट में क्या आपको सब डिपार्टमेंट्स के साथ काम करना पड़ता है या स्पेसिफिक किसी एक डॉक्टर के साथ आपको काम करना पड़ता है। तो ये भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट के साथ नहीं करना पड़ता, बल्कि आपका एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है जो कि इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। उसमें आपको हर डॉक्टर की जो क्लेम्स हैं वो आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, तो अब वो जीपी डॉक्टर भी हो सकता है, वो ऑर्थो का भी हो सकता है, वो प्रोस्थो का भी हो सकता है, वो एंडो का भी हो सकता है, वो पेरियो का भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आपको नहीं करनी होती कोडिंग्स, आपको ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की कोडिंग करनी होती हैं। ठीक है, तो अब ये होता है कि आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या एक स्पेसिफिक डॉक्टर के साथ भी बैठना होता है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वही बात कि आपको सब डिपार्टमेंट्स को लेकर चलना होता है, क्योंकि आपका एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू सब डॉक्टर्स के क्लेम्स उसमें अपलोड होते हैं। तो आप अपने ही डिपार्टमेंट में बैठकर आपने जो डॉक्टर्स कोलीग्स होते हैं उनके साथ अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कम्युनिकेशन करनी होती है। ठीक है, ठीक है, तो सब के साथ आपने एक ही डिपार्टमेंट में बैठकर कम्युनिकेशंस करनी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके सारे डिपार्टमेंट्स कवर हो जाते हैं। अच्छा, फिर आप लोगों का क्वेश्चन था कि क्या सैलरी की अपग्रेडेशंस होती हैं, जो आप 3000 टू 6500 तक की रेंज का बता रही हैं या 5000 की रेंज तक का बता रही हैं। तो ऐसे तो नहीं कि फॉर एवर ये सैलरी स्टक हो जाती है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत सारे यहाँ पर कोडर्स को देखा है जो 4000 3000 से स्टार्ट हुए होते हैं और अप टू 10,000 तक उनकी सैलरीज गई होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी डेजिग्नेशन भी अपग्रेड होती है। ठीक है, आपकी डेजिग्नेशन भी अपग्रेड होती है। तो आप एक टाइम पर टीम लीडर भी बन जाते हैं, फिर टीम लीडर से आप मैनेजर भी बन जाते हैं। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि अप टू 15,000 भी आपकी सैलरी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी सैलरी बस इतनी ही 4-5 तक ही रुक जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह हर डिपार्टमेंट में आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहती है, इसी तरह आपकी इस इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी सैलरी इंक्रीज़ होती रहती है। अच्छा, मैं एक और मज़े की बात बताती चली जाऊँ कि आप एज अ डेंटिस्ट या एज अ डॉक्टर यहाँ पर काम करेंगे, या एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप काम करेंगे, या एज अ फार्मासिस्ट काम करेंगे, तो थोड़े चांसेस आपके लो होते हैं कि आपको गवर्नमेंट में जॉब मिल सके। ठीक है, लेकिन कोडिंग अगर आपने सर्टिफिकेशंस भी ली हुई हैं और आपका एक्सपीरियंस भी है, तो आपके बहुत चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट में जॉब मिल जाए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो लोकल्स हैं ऑब्वियसली वो इस फील्ड की तरफ इतने नहीं अट्रैक्ट अभी हैं, क्योंकि ये फील्ड इतनी पुरानी भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इसकी तरफ, अभी तो देखें हमारे पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है। इंडिया में तो ये बहुत कॉमन है, और हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अल शिफा में कह दें, आई थिंक तो पेशावर में नॉर्थ वेस्ट या आरएमआई में भी ये स्टार्ट कोडिंग्स हुई हुई हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन इस्लामाबाद में और आगा खान वगैरह में कोडिंग्स चलती हैं। ठीक है,
तो जो है यहाँ पर भी इतना यहाँ पर लोकल्स इसकी तरफ नहीं आते हैं, तो आपके पास गवर्नमेंट की सीट्स भी काफ़ी होती हैं, तो आप कोडिंग के थ्रू गवर्नमेंट की सीट अवेल कर सकते हैं। लेकिन इधर एज अ डेंटिस्ट या एज अ डॉक्टर या एज अ फार्मासिस्ट या एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट और फार्मासिस्ट के चांसेस फिर भी होते हैं, लेकिन बीडीएस और एमबीबीएस की बहुत ज़्यादा सेचुरेशन हो चुकी हुई है, तो बहुत कम चांसेस है। बट स्टिल आई कैन नॉट से कि बिल्कुल भी नहीं, ये आपके अपनी लक पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, फिर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ये थे कि आपकी डेजिग्नेशन क्या होती है। तो देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, एग्ज़ाम आपका क्लियर है, तो आप डायरेक्ट एज अ डेंटल कोडर या एज अ मेडिकल कोडर आपकी अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया हुआ, तो फिर आप एज अ इंश्योरेंस क्लेम्स कोऑर्डिनेटर या इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर या कोडर, इस तरह आपको डेजिग्नेशन दी जाती हैं। ठीक है, फिर आप एक दफ़ा एग्ज़ाम क्लियर कर लें। अच्छा, आपको मज़े की बात ये कि ये भी बताती चली जाऊँ कि आपको डेंटल कोडिंग का एग्ज़ाम नहीं देना होता, बल्कि आपको मेडिकल कोडिंग का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, फिर ये डेंटल कोडिंग आगे सब कैटेगरी आती है, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, आपको कोडिंग करने के लिए आपको मेडिकल कोडिंग का जो वो है ना एग्ज़ाम है, वो क्लियर करना होगा। मेडिकल कोडिंग के अंदर ही आपका एक सेक्शन है डेंटल कोडिंग का छोटा सा, आपको उसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो ये है। ठीक है, अच्छा, फिर आप लोगों ने ये पूछा कि कोर्स मैंडेटरी है करना, तो जी बिल्कुल, कोर्स अगर आप कर लें तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, क्योंकि हर कोई विदाउट कोर्स आपको जॉब नहीं देता। ठीक है, तो अगर आप कोडिंग का कोर्स कर लें तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और इसके एक्सपेंसेस कितने हैं तो मैं आपको धर्म में बताती हूँ, एईडी में बताती हूँ। कोर्स की प्रिपरेशन से लेकर, फेलोशिप से लेकर और एग्ज़ाम तक और बुक्स परचेज़ करने तक आप 5000 एईडी अपने माइंड में रखें। ठीक है, 5000 एईडी में आपका सब काम हो जाएगा, मतलब 5000 धर्म में आपका ये सारा कोर्स भी हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आपकी फ़ेलोशिप भी हो जाएगी, आप इसमें बुक्स भी परचेज़ कर सकेंगे। ठीक है, फिर बुक्स परचेज़ करने का भी एक वो होता है कि अगर आप ओरिजिनल बुक परचेज़ करें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, वो 400-500 एईडी की होती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम जब देना होता है तो आपसे ओरिजिनल बुक मांगी जाती है। ठीक है, और ओरिजिनल बुक ही आपकी चलती है, क्योंकि वो कलर्स की कोडिंग्स के अकॉर्डिंगली आप इजीली अपना आंसर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ओरिजिनल बुक ले लें और फिर उसके बाद रेंट पर दे दें, या उसके बाद किसी और को, अपने किसी कोलीग वगैरह पे सेल आउट कर लें। तो क्योंकि वैसे भी आपको लेनी ही है बुक, मतलब अगर आप किसी कोलीग से लेते हैं तो प्रिपरेशन के लिए आपने अलग से बुक 250-200 की लेनी होती है। ये मैं आपको उसकी बात कर रही हूँ, सेकंड हैंड बुक की बात कर रही हूँ, 250 तक की मिलती है। फिर आपको एग्ज़ाम के लिए दोबारा ओरिजिनल किसी से परचेज़ करनी पड़ती है, तो वो भी आपसे 50-100 लेता ही है। तो बेहतर ये है कि आप एक ही दफ़ा 500 एईडी की आप बुक ले लें। ठीक है, अच्छा, एक किसी फ्रेंड ने ये भी मैसेज किया कि क्या एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा भी लोग कर सकते हैं। जी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपका मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। मतलब आपको हर चीज़ की टर्मिनोलॉजीज़, मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए, डेंटल की टर्मिनोलॉजीज़ पता होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपने तो प्रोसीजर नोट को देखकर, डायग्नोसिस को देखकर आपने कोड्स डालने हैं, तो जब आपको यही पता नहीं है कि कंपोजिट क्या है, आपको यही पता नहीं है जीआईसी क्या है, आपको यही पता नहीं है कि डायबिटीज़ क्या है, आपको यही पता नहीं है कि कोई भी डिज़ीज़ आप ले लें, मेडिकल की डिज़ीज़ ले लें, डेंटल की डिज़ीज़ ले लें, या कोई भी ट्रीटमेंट ले लें, आपको जब इस बारे में पता नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट को भी देखा है कोडर्स, मैंने यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिस्ट को भी देखा है कोडर्स, मैंने यहाँ पर और कौन सी मेडिकल फिजियोथेरेपिस्ट तो होते ही हैं इस फील्ड में, क्योंकि उनकी तो सारी
मेडिकल बुक्स जो होती हैं वो MBBS BDS से रिलेटेड ही होती हैं। और फार्मासिस्ट भी यहाँ पर बहुत कोडर्स होते हैं, क्योंकि उनकी भी बुक्स हमारी तरह ही होती हैं, ठीक है। उनको भी हर टर्मिनोलॉजी का पता होता है मेडिकल, ठीक है। इसके अलावा जो है हाँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को मैंने देखा है और फार्मासिस्ट को देखा है, ठीक है। बस मेन बात क्या है कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड हो और उसके साथ आपको मेडिकल और डेंटल टर्मिनोलॉजीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब आपने एग्ज़ाम करना होता है, सर्टिफिकेशन करनी होती है, और उस सर्टिफिकेशन के बाद आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करके और जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या क्वेश्चन था कि सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही आपको जॉब्स मिल सकती हैं या क्लिनिक्स में मिल सकती हैं? जी, आपको हॉस्पिटल में भी मिल सकती हैं, आपको क्लिनिक्स में भी मिल सकती हैं, आपको पार्ट टाइम भी मिल सकती हैं, आपको इंश्योरेंस कंपनीज में भी मिल सकती हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब आप बड़े हॉस्पिटल्स के साथ काम करने लग जाते हैं, आपको हर गाइडलाइंस का पता चल गया है कोडिंग्स के, तो फिर क्या होता है, जो छोटी क्लिनिक्स होती हैं जो मेडिकल कोडर्स को या डेंटल कोडर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब उनको सैलरी बेस नहीं रख सकते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि वो पार्ट टाइम जो बड़े हॉस्पिटल के कोडर्स होते हैं उनको अपने साथ हायर कर लेते हैं। उनको एक लिमिटेड सैलरी देकर आप घर बैठे आप सुबह अपना ऑफिस से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए होता, और बस एक माइंड चाहिए होता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पार्ट टाइम आप कर सकते हैं कोडिंग, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने डेजिग्नेशंस का भी पूछा, तो डेजिग्नेशंस जो है वो, अगर आप मेडिकल कोडिंग कर रहे हैं तो मेडिकल कोडर हैं, आप डेंटल की कर रहे हैं तो आप डेंटल कोडर हैं, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ तो आप इंश्योरेंस क्लेम्स कोऑर्डिनेटर भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर्स भी हो सकते हैं, सिंपल कोडर भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसर भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपकी एडवर्टाइजमेंट्स में जॉब्स जो है वो इन्हीं डेजिग्नेशन के साथ उन्होंने अपलोड की होती हैं। तो ये हो गया। और जॉब रोल में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि जॉब रोल में यही है कि आपने डॉक्टर्स के प्रोसीजर नोट्स में से आपने प्रोसीजर कोड निकालना है, और आपने उस डॉक्टर के डायग्नोसिस कोड में से डायग्नोसिस निकालनी है, और जो है यही जॉब रोल है। बाकी एज सच कॉल्स रिसीव करना उससे इंश्योरेंस टीम्स वगैरह से, ये फिर आप जब हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर ये आपके इंश्योरेंस मैनेजर जब आप बनते हैं तो फिर आपकी सब इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कम्युनिकेशंस होती हैं, और फिर कॉल्स वगैरह और सब कुछ होता है ना। लेकिन अब मतलब इनिशियल स्टेज पर यही सब कुछ होता है। अच्छा, फिर आप लोग ये भी पूछ रहे थे मुझसे कि हम मेडिकल कोडिंग के लिए जॉब सर्च करें या डेंटल कोडिंग के लिए करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेडिकल कोडिंग की तरफ अगर जाए ना तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। वो कैसे? क्योंकि देखिए मेडिकल सेंटर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। डेंटल सेंटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डेंटल सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, ठीक है। और मेडिकल में हॉस्पिटल्स बहुत हैं। तो अगर आपको मेडिकल कोडिंग आ जाती है तो मतलब आपके पास डबल स्किल्स आ गए हैं। डेंटिस्ट तो आप हैं ही हैं, तो आपकी डेंटल कोडिंग तो आती ही आती है, और साथ में अगर आपने मेडिकल भी सीख ली तो बहुत अच्छी बात हो गई। और इसी तरह अगर मेडिकल कोडर है कोई, तो अगर उसने भी डेंटल का सीख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। और फार्मासिस्ट हो गए, फिजियोज़ हो गए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, और जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स हैं, तो अगर आप लोग दोनों चीज़ों में कमांड हासिल कर लें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आप लोगों के लिए वास्ट हो जाएगी विजन, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा जगहों पर अप्लाई कर सकेंगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोग अवेल कर सकेंगे। तो ये है। आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, माइंड में कुछ भी हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।